हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 13। अब तक हमने लेक्चर 12 देख ली, लेक्चर 12 तक कंप्लीट कर लिया था एमओएस के। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखी थी। पिछले लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स चेंज इन लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। कोई यूनिफॉर्म रॉड है, कोई छड़ है, और या फिर वेरिंग सेक्शन की कोई छड़ है, तो उस पर कैसे हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे। चेंज इन लेंथ निकालने के बाद हम कैसे उसमें विकृति यानी स्ट्रेन निकालेंगे। फिर उसके बीच में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आई नो दैट कि इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम एट माई होम। सो दैट इज़ वाई आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तो सॉरी फॉर दैट। तो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। दैट मीन्स समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन यानी कि चेंज इन लेंथ हम क्यों निकालते हैं? ताकि हम क्या निकाल सकें? स्ट्रेन निकाल सके, विकृति निकाल सके। क्योंकि स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है। समान काट की छड़ का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रॉड है, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने एक छड़ ले लिया है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो समान काट की है मतलब उसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो काट का क्षेत्रफल है, वो हर जगह पे क्या है? समान है। ठीक है। तो उस केस में हम कैसे चेंज इन लेंथ निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय द हुक्स लॉ। हुक का नियम क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनल साइन, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का साइन लगता है, इक्वल का साइन आता है। तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये स्ट्रेन हो गया। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हम लिखेंगे, दैट मीन्स यंग मॉडुलस को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दैट मीन्स प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिफाइन हमने किया था पहले भी? लोड अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस को हमने लिख दिया P बाय ए, और स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आएगा, तो PL अपॉन AE। तो डेल्टा मतलब E को इधर भेज देंगे, डेल्टा L को उधर भेज देंगे। तो डेल्टा L हमें निकालना था, चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा L बराबर आ गया PL अपॉन AE। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे P क्या है? छड़ पर लगाया गया बल, जो हम इसके क्रॉस सेक्शन पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज P। और उसके बाद A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स ये वाला एरिया आपका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी जगह पे ले लेंगे, छड़ की काट का क्षेत्रफल। L क्या है? इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, प्रारंभिक लंबाई है छड़ की। और E क्या है? यंग मॉडुलस, यानी छड़ के पदार्थ का यंग मापांक है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, एक से समान काट नहीं है, हर जगह पे काट विभिन्न है, तो उस केस में हम कैसे चेंज इन लेंथ निकालेंगे? तो देख सकते हैं ये एक डायग्राम है, जिसमें देख सकते हैं ये जो रॉड है वो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। लेकिन इसकी काट में परिवर्तन हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स L1 लंबाई तक इसका एरिया A1 है। फिर उसके बाद L2 लंबाई तक एरिया कुछ कम हो गया है। L2 के बाद L2 लंबाई यानी L1 के बाद L2 लंबाई तक एरिया A2 हो गया है। फिर उसके बाद लंबाई एरिया में परिवर्तन है, L3 लंबाई तक A2, A3 एरिया बोलेंगे हम इसको, और वो कम है A2 से भी। ठीक है। तो दिस इज A3। अब हमने माना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग सेक्शन पे 1 2 3 सेक्शन हमने मान लिया। इसको पहला सेक्शन बोल दिया, इसको सेकेंड सेक्शन, इसको थर्ड सेक्शन। ठीक है। उस पे एरिया A1 A2 A3 है। और यंग मॉडुलस पूरे मटेरियल का सेम है, यानी कि हर एक मटेरियल का यंग मॉडुलस सेम हमने माना है। ठीक है। P क्या है? इस पर कोई एक्सियल लोड लग रहा है। ठीक है, कोई बल लग रहा है। तो इस पर हम चेंज इन लेंथ कैसे लगाएंगे? P क्या है? तनाव बल है, टेंसाइल लोड है। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम वहाँ पे चेंज इन लेंथ निकालते थे, तो पूरे बार का अगर हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी लंबाई में परिवर्तन, तो पहले सेक्शन का लंबाई में परिवर्तन, उसको हमने किससे डिनोट किया है? डेल्टा L1 से। फिर उसके बाद L2 लंबाई में जो परिवर्तन है उसको डेल्टा L2 से प्रदर्शित किया है। L3 लंबाई में जो परिवर्तन है डेल्टा L3 से प्रदर्शित किया है। अब डेल्टा L1, जैसे L का फॉर्मूला क्या आया था? PL अपॉन AE। तो L1 के लिए लिखेंगे तो लोड सेम है, E सेम है, एरिया और लेंथ में परिवर्तन है, तो PL1 अपॉन A1E। तो PL अपॉन AE में L1 और A1 कर दिया। इसी तरीके से L2 लंबाई में PL2 अपॉन A2E, PL3 अपॉन A3 L3 लंबाई में, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो
टोटल चेंज इन लेंथ, और इसमें जो कॉमन है उसको हमने बाहर निकाल लिया, P बाई ई कॉमन था, तो L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाई A3। दैट मीन्स अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, यानी कि विभिन्न काट है अगर, तो हर एक काट पे हम क्या करें, चेंज इन लेंथ निकालें और सबको जोड़ दें तो टोटल लेंथ चेंज इन लेंथ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पहला एग्जांपल है, अ स्टील बार इज सब्जेक्टेड टू लोड एज सोन इन फिगर। इसमें फिगर अभी आगे दे रखा होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। So if young modulus of the bar material is 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो बार का जो यंग मॉडुलस है यानी कि E जो है वो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है। डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन निकालना है, और बार का जो डायमीटर है वो 200 mm दे रखा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, इसका डायग्राम ये दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक फाइबर पे अलग अलग लोड लग रहा है। दैट मीन्स ए फाइबर पे अलग लोड लग रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद L1 लंबाई 200 mm यहाँ तक लंबाई है, फिर 300 mm 400 mm, तो हर एक जगह पे अलग अलग लोड लग रहा है। तो ए वाले फाइबर पे 100 किलो न्यूटन, बी वाले फाइबर पे 60 किलो न्यूटन, सी वाले पे 40 और डी वाले पे 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ें गिवन होती है वो लिख लेते हैं। तो यंग मॉडुलस गिवन है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है डायमीटर ऑफ द रॉड, 200 mm डायमीटर दे रखा है रॉड का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मेथड ऑफ सेक्शन का प्रयोग करेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है कि जैसे इसको हमने 3 अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया, पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, ठीक है, तीसरा सेक्शन ये हो गया। तो पहले सेक्शन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। तो पहले सेक्शन को हम यहाँ पे इसको एज्यूम किया, इसको पहले सेक्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो जैसे ये जो सेक्शन है, वन सेक्शन, वो उसको हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, किस में रखना है, संतुलन में रखना है। तो क्या करेंगे, इसमें देख सकते हैं इधर से हम देखेंगे, चाहे तो हम लेफ्ट से चलें चाहे राइट से चलें, चाहे तो हम इधर से चलते हुए चलेंगे चाहे इधर से चलते हुए चलेंगे। तो हम ए फाइबर की तरफ से लेफ्ट से चल रहे हैं, तो इस पर देख सकते हैं 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और वो कैसा है, कंप्रेसिव है। दैट मीन्स अगर ये 100 किलो न्यूटन का लोड ए पे लग रहा है तो बी पे भी 100 किलो न्यूटन का लोड लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये बैलेंस रहेगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने अपने से क्या करना है, एज्यूम करके, अगर इधर 100 लग रहा था तो इस पे बी पे भी हमने 100 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया है। और 100 का नोट अगर लगाया है तो देख सकते हैं जब ये जो बी है वो पहले वाले सेक्शन पे भी दूसरे वाले सेक्शन पे भी है, तो 100 किलो न्यूटन का बी इधर पे, बी पॉइंट पे यानी बी फाइबर पे 100 किलो न्यूटन इधर भी लगाएंगे, और 100 किलो न्यूटन इधर जब दूसरा सेक्शन एज्यूम करेंगे तब भी लगाएंगे। तो 100 किलो न्यूटन का लोड इधर भी लगा दिया, 100 किलो न्यूटन का लोड इधर भी लगा दिया, तो दोनों एरो दिखा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब जब दूसरे सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे एक 100 किलो न्यूटन का हमने इधर एज्यूम किया था, उधर भी लगा दिया, तो 100 इधर हो गया, और साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं एक 60 किलो न्यूटन का लोड भी लग रहा था। तो 100 का इस डायरेक्शन में लोड और 60 का इस डायरेक्शन में लोड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 60, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो 100 माइनस 60, तो वो आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर जो बड़ा वाला है, तो 100 वाला जो था वो उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड थी, तो उसी डायरेक्शन में यानी कि 40 किलो न्यूटन का लोड जो होगा वो बी फाइबर पे सेकंड सेक्शन पे इस डायरेक्शन में लगेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे 40 का इस पे लग रहा है, तो इसी को संतुलन में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम सी वाले फाइबर पे भी 40 का लोड लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला, तो 40 इधर लगा दिया और 40 उधर भी लगाएंगे, सी जब तीसरा सेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो 40 इधर लगा दिया, 40 इधर लगा दिया, और साथ ही साथ देख सकते हैं 40 का ऑलरेडी इस पे लग रहा था, तो 40 क्या हो जाएगा, 80, यानी इस वाले थर्ड सेक्शन पे जो देखेंगे तो यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का लोड प्रदर्शित होगा, वो भी कंप्रेसिव डायरेक्शन में। ठीक है, संपीड़ित। अब देख सकते हैं 80 इधर है और यहाँ पे भी ऑलरेडी 80 लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया था मेथड ऑफ सेकंड की सही किया है, तो 80 ये बैलेंस हो गया। अब इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम जब चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो इसका निकाले 1 और 2 और 3 का, तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था चेंज इन लेंथ का, PL अपॉन ए। तो P1, अब देखिए यहाँ पे लोड सेम नहीं है, अलग अलग है, तो P1 हो जाएगा, और L1 अपॉन ए, एरिया सेम है, ई भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे एरिया भी परिवर्तित नहीं हो रहा,
तो P1 L1 अपॉन ए प्लस P2 L2 अपॉन ए प्लस P3 L3 अपॉन ए। P1 आपको पता है, तो पहले वाले सेक्शन के लिए P1 क्या लेंगे 100, और दूसरे वाले सेक्शन के लिए जो P2 लेंगे वो कितना लेंगे 40 लेंगे, और तीसरे वाले सेक्शन के लिए जो P3 लेंगे वो कितना लेंगे 80 लेंगे। ठीक है, और L1 L2 आपको दे रखा है, L1 200, L2 300, L3 400। तो इसको हम पूरा इसमें रख के कम कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और, ये जो लोड्स हैं ये सारे देख सकते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन पे ये लोड कैसा है कंप्रेसिव है, तो इसको नेगेटिव में लेंगे, और किलो न्यूटन में तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये भी कंप्रेसिव है, 2 वाले पे भी 3 वाले पे भी कंप्रेसिव है, तो सब में हमने माइनस रखा हुआ है, तो सारा कुछ माइनस में आएगा। तो जो फाइनली आपका ए यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था एरिया π/4d² से, डायमीटर आपको दे रखा था 200, तो ये आपका mm² में आ गया एरिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है जो ई का मान रखेंगे 200 किलो न्यूटन है, तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 न्यूटन पर mm²। तो ये सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आएगा, चेंज इन लेंथ इतना आएगा, और ये चेंज इन लेंथ माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीज इन लेंथ है, यानी कि क्योंकि संपीड़ित कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, संपीड़ित बल लग रहा है, इसका मतलब लेंथ जो है ओवरऑल घट जाएगी, तो डिक्रीज इन लेंथ हमने लिख दिया है। तो होप आप लोग को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी और ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम मेथड ऑफ सेक्शन का प्रयोग करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, एग्जाम्पल 12, अ 600 mm लॉन्ग राउंड रॉड। अब यहाँ पे राउंड रॉड है, ठीक है, ऑफ बार ऑफ कॉपर की बनी है, उसका डायमीटर 30 mm है, एंड ओवरऑल लेंथ कितनी है 200 mm है। ठीक है, यानी कि एक 600 mm लॉन्ग राउंड रॉड ऑफ कॉपर हैज़ डायमीटर ऑफ 30 mm ओवर द लेंथ 200 mm, यानी कि यहाँ पे 600 mm की लंबी रॉड है, और 200 mm रॉड तक उसका जो डायमीटर है 30 है। फिर उसके बाद डायमीटर आपका 20 mm हो गया 30 से, ओवर द लेंथ ऑफ 200 mm। फिर आगे 200 यानी पहले 200 में 30 mm का डायमीटर है, फिर अगले 200 mm में 20 mm का डायमीटर है, फिर रिमेनिंग जितना भी बचा रहेगा 200 ही बचेगा, कि 200 200 400 प्लस 600 हो जाएगा, तो अगले 200 में 10 mm का डायमीटर, यानी कि ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया आपका घट रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में स्ट्रेस निकालना है, टोटल एलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ निकालना है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन, तो टोटल लोड 30 किलो न्यूटन हर जगह लग रहा है। उसके बाद उसका फिगर भी गिवन होगा, और ई का मान दे रखा है 100 किलो न्यूटन पर mm², तो इसका फिगर देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम, देख सकते हैं आप। तो यानी कि जो पहले 200 mm में जो डायमीटर है वो 30 mm है, फिर दूसरे 200 mm में डायमीटर 20 है, फिर नेक्स्ट जो है वो 10 mm डायमीटर का, तो पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन, और सब पे जो लोड लग रहा है वो सेम है, P 30 किलो न्यूटन का, और ओवरऑल लेंथ 600 mm है। तो हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शन का चेंज इन लेंथ निकालेंगे, तो फॉर्मूला PL/AE, तो P सेम रहेगा, L1 अलग हो जाएगा, L1 भी सेम ही है क्योंकि 200 है, तो PL सेम रहेगा, AE यानी एरिया बदलेगा, और E का मान सेम रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे P/E L1/A1 प्लस L2/A2, लेकिन L1 L2 L3 सेम है, 200 रख दिया है। A1 A2 A3 हम निकाल लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले हम A1 कैसे निकालेंगे π/4 30², फिर दूसरा A2 कैसे निकालेंगे π/4 20², फिर A3 कैसे निकालेंगे π/4 10²। तो इस तरीके से एरिया हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आपका जाएगा 1.038 mm। तो ये आपका आ गया चेंज इन लेंथ। और हमें क्या निकालना था, इसमें स्ट्रेस भी निकालना था, इसमें मैंने स्ट्रेस नहीं दिखाया हुआ, तो स्ट्रेस भी आप निकाल सकते हैं हर एक सेक्शन में। स्ट्रेस क्या होता है, σ1 पहले वाले सेक्शन में लोड अपॉन एरिया, तो P/A, तो P/A दैट मीन्स A1 रखेंगे, A1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, P सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से σ2 निकाल लेंगे P/A2, और σ3 निकाल लेंगे P/A3, तो उस तरीके से वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है स्ट्रेस निकालना। तो होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द टेपर्ड रॉड, यानी कि टेपर्ड रॉड का एक्सटेंशन हम कैसे निकाल लेंगे। टेपर्ड रॉड का मतलब क्या होता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी तो कर रहा है लेकिन तिरछा है, मतलब उसका जो टेपर्ड रॉड है तिरछी काट का क्षेत्रफल है वो। ठीक है,
तो टेपरित छड़ बोलते हैं उसको, हम उसका डेरिवेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेपर्ड रॉड का डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। तो होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई है तो पूरे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।